डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्लोवाकिया दौरे पर पीएम मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। भारत स्लोवाकिया के बीच हुए कई अहम समझौते। पीएम मोदी बोले, टेक्नोलॉजी हमारे संबंधों का आधार। यूएस ईरान के बीच शांति समझौते की बनी सहमति। ईरान ने अमेरिका के साथ शांति समझौते की पुष्टि की। ट्रंप ने नाकेबंदी हटाने और हॉर्मुज़ को पूरी तरह से मुक्त करने का किया ऐलान। इजरायल ने शांति समझौते को मानने से किया इनकार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू। एयरपोर्ट के लिए पुश्तैनी जमीन देने वाले किसान पहली फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी ने किसानों का किया स्वागत। किसानों से संवाद में सीएम योगी ने कहा, किसानों ने जमीन देकर विकास की नींव रखी। एयरपोर्ट बनने से जेवर का हुआ कायाकल्प। यूपी चुनाव से पहले बहराइच में ओवैसी की हुंकार। ओवैसी ने मोदी और योगी सरकार पर बोला हमला। वहीं सपा को बताया बीजेपी और आरएसएस का एजेंट। कहा, बीजेपी को रोकने वाले दल को देंगे समर्थन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर स्लोवाकिया में हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्लोवाकियाई समकक्ष रॉबर्ट फीको के बीच ब्रातिस्लावा कैसल में अहम मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको की उपस्थिति में भारत और स्लोवाकिया के बीच महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ, जिसके बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताया और भारत EU FTA को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया की मदद का आभार भी जताया। साझा वक्तव्य के दौरान पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई गति देने के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी में हुई प्रगति हमारे लिए संतोष की बात है। हालांकि हमारी क्षमताएं बहुत अधिक हैं और हमारी आकांक्षाएं उससे भी कहीं अधिक हैं। इस मौके पर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने कहा कि मैं बहुत सम्मान के साथ भारत के स्वतंत्र नजरिए और रुख का पालन करता हूं और स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री के तौर पर मैं स्लोवाकिया की एक ऐसी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता हूं जो चारों दिशाओं पर केंद्रित है। मैं बहुत सम्मान के साथ देखता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट फीको ने आगे कहा कि आज हमने प्रधानमंत्री के साथ भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को व्यापक और रणनीतिक सहयोग का दर्जा देने पर सहमति जताई है। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। हमारे बीच स्पेस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 2017 में स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च की गई थी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान दोनों देशों ने शांति समझौते पर सहमति बनने का दावा किया है। इस घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, कूटनीतिक गलियारों और ऊर्जा क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद जहां तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, वहीं कई देशों ने इस समझौते का स्वागत भी किया।
ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने अमेरिका के साथ शांति समझौते की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि तेहरान प्रस्तावित 60 दिन की वार्ता अवधि में अंतिम समझौते के लिए तभी प्रवेश करेगा जब वो शत्रुता समाप्त करने, नाकाबंदी हटाने और ईरानी संपत्तियों को जारी करने संबंधी वॉशिंगटन की प्रतिबद्धताओं का सत्यापन कर लेगा। ईरान के सरकारी संबंध प्रेस टीवी के अनुसार गरीबाबादी ने कहा कि समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को होगा, जिसके बाद समझौता ज्ञापन सार्वजनिक किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ समझौता पूरी तरह संपन्न हो चुका है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अब अमेरिका की ओर से नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है ताकि वैश्विक जहाजों की आवाजाही बिना किसी बाधा के हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह भी कहा कि ईरान के साथ हुआ यह समझौता पूरे क्षेत्र में शांति सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को लेकर इजराइल ने पहली बार खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से तैयार हुआ यह समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि इजराइल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और वो अपनी सुरक्षा से जुड़े फैसले खुद करेगा। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष को रोकने के लिए एक प्रारंभिक समझौते की घोषणा की है। बेन गवीर ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है और इसलिए ये उस पर किसी भी रूप से बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल अमेरिका का सम्मान करता है और राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कोई भी बाहरी समझौता उसके निर्णयों को नियंत्रित नहीं कर सकता। उनके अनुसार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से ऊपर इजराइल की सुरक्षा और उसके नागरिकों की रक्षा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अतीत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने की कीमत इजराइल को कई बार चुकानी पड़ी है। बेन गवीर ने विशेष रूप से लेबनान और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का उल्लेख करते हुए कहा कि इजराइल किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो उसकी सैन्य कार्रवाई की स्वतंत्रता को सीमित करे। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह का पूरी तरह निष्क्रिय होना इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली सेना द्वारा सैन्य अभियानों के दौरान कब्जे में लिए गए इलाकों से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। उनके अनुसार उत्तरी सीमा पर फिर से ऐसी स्थिति बनने नहीं दी जा सकती जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली बस्तियों के नजदीक सक्रिय हों। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से शुरू हुए कमर्शियल फ्लाइट्स के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस खास अवसर पर एक भावुक पल भी देखने को मिला जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा से आए लखनऊ पहुंचे किसानों का स्वागत किया। दरअसल नोएडा के जेवर क्षेत्र के 170 किसान और खेतीहर मजदूर पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर लखनऊ पहुंचे। किसानों ने कहा कि जिस जमीन पर कभी वे खेती किया करते थे, आज उसी जमीन पर बने एयरपोर्ट से विमान में सफर कर राजधानी पहुंचना उनके लिए भावुक और यादगार अनुभव है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि मुझे याद है जब हमारे कैबिनेट ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्रस्ताव पारित किया तो हमने अधिकारियों को समय सीमा दी कि 100 दिन में जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ हो जाए, लेकिन नहीं शुरू हो पाई। मैं वहां गया तो वहां किसानों के साथ बैठक की। 100 के आसपास किसानों से हमने कहा कि हमें एयरपोर्ट बनाना है। आपने मुझ पर विश्वास किया। ये कार्यवाही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी तो परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक जमीन पर पहले फेज का काम होकर नया इतिहास रच दिया गया है। जेवर अब ये जेवर नहीं रहा। इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों का क्षेत्र बन गया था। शाम होते ही आवागमन बंद रहता था। हर बेटी असुरक्षित थी। किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। किसानों का उत्पीड़न होता था। हम इसको देखते थे। सड़क सुविधा, रोजगार नहीं। उन स्थितियों में दिल्ली के नजदीक जेवर मात्र एक कस्बा था, एक गांव था। अब आप सोचिए, दिल्ली को फेल करने जा रहे हैं। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति वहां आना चाहता है। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने
गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था। और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए लोगों को विश्वास दिलाया कि आर्थिक सहायता हो या आवास, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। उन्होंने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाने वालों से कहा कि आप एस्टीमेट बनवाइए और मरीज का ध्यान रखिए, इलाज की चिंता सरकार पर छोड़ दीजिए। वहीं आवास की मांग को लेकर पहुंचे फरियादियों को भी सीएम ने आश्वासित किया कि सरकार हर जरूरतमंद को निरंतर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास दिला रही है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने कहा कि सरकार इलाज में पूरी मदद करेगी। इसके लिए जरूरतमंद लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। फिर भी जरूरत पड़ी तो विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। कुछ लोगों ने पुलिस व राजस्व से जुड़े मामलों में लेट लतीफी की शिकायत की तो सीएम ने डीएम को तत्काल मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने आवास, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, राजस्व, पुलिस आदि से जुड़े अलग अलग मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। प्रातःकाल गुरु गोरखनाथ और ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवैद्यनाथ जी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने मंदिर की गौशाला में गौ सेवा की। गौवंश का अपने हाथ से गुड़ रोटी खिलाकर उन पर स्नेह बरसाया। मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए उन्होंने परिजनों के साथ आए बच्चों को पास बुलाकर दुलारा पुचकारा, चॉकलेट भी दी और पढ़ाई के बारे में भी पूछा। सीएम ने बच्चों को खूब पढ़ने, आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। अगली खबर, जनपद बहराइच के मटेरा विधानसभा सीट से चुनावी आगाज कर हुंकार भरने पहुंचे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर तीखा वार किया। जुबानी हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि आज हमारे 3 भारतीयों की मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं की। ओवैसी ने कहा, मोदी ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। एक मृतक का शव अभी तक उसके घर नहीं पहुंचा है, जबकि इसकी चिंता मोदी सरकार को नहीं है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बताते हुए ये कहा कि अखिलेश यादव ने बिहार में 5 सांसदों को सिर्फ इसलिए लगाया ताकि ओवैसी के विधायक जीत न पाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि जब बात समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी की आती है तो योगी माइक से बोलते हैं हर बेटी बराबर है, लेकिन योगी को इस बात को बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि संभल में भी बेटियों ने आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। ओवैसी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में किसके घर पर बुलडोजर चलना है, किसका एनकाउंटर होना है, ये पहले से तय रहता है। एनकाउंटर के नाम पर किसको तकलीफ पहुंचाई जाती है, ये सब जानते हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को रोकने वाला दल अगर समर्थन करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। ओवैसी ने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान को प्रत्याशी घोषित करते हुए कहा कि इस बार हर हाल में बदलाव होगा।
साहिबगंज में आकर 15 दिन बैठ गए, रोज मीडिया से बात करते, रोज गांव गांव जाकर जनता को बताते, मगर नतीजा क्या निकला? जिन 4 विधायक को अखिलेश यादव के भाई तेजस्वी यादव ने मंजलिस से तोड़ लिया था, सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। उन्होंने अखिलेश यादव की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और मंजलिस के 5 विधायक को दोबारा कामयाब कर दिया। राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से किए जाने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत भगत के बयान पर अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखा पलटवार किया है। अरुण साव ने साफ कहा है कि राहुल गांधी की तुलना किसी से भी की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनकी तुलना करना न सिर्फ अनुचित है बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम और गांधी के योगदान का अपमान भी है। साव ने कांग्रेस से इस बयान पर देश से माफी मांगने को कहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस नेता अमरजीत भगत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महात्मा गांधी का देश के लिए योगदान अतुलनीय और ऐतिहासिक है, जिसकी तुलना किसी भी वर्तमान राजनीतिक नेता से नहीं की जा सकती। साव ने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन लगातार असफलताओं से भरा रहा है और कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारने के बावजूद आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में एक परिवार के प्रति अंधभक्ति के कारण ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि यदि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से करते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है और इसके लिए कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अब इस बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का और तेज हो गया है। राहुल गांधी राजनीति में पूरी तरह से असफल है। लगातार 99 चुनाव हारने का रिकॉर्ड जो बना चुके हैं, जिनके हर अभियान के बाद कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही होता है और उसकी तुलना महात्मा गांधी से करना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जो महात्मा गांधी जी का जो योगदान है इस देश के लिए, और आज राहुल गांधी का क्या योगदान है इस देश के लिए? एक भी कोई योगदान इस देश के लिए राहुल गांधी का नहीं है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। अपने इस दौरे के क्रम में उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के शीर्ष नेतागण भी उनके साथ कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने रांची में पैदल मार्च कर मोदी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया। इस मौके पर रांची के जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता एवं जिला विधायक सीपी सिंह भी उनके साथ पीएम मोदी के जय जयकार के नारे लगाते हुए नजर आए। तो वहीं राजधानी रांची के निकट ओरमांझी स्थित एक विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में झारखंड समेत देश भर में अभूतपूर्व काम हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने रांची के ग्रामीण इलाकों में भी प्रबुद्ध नागरिक जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगली खबर, पीड़ित अवैध कमाई के 75% को लेकर एक बड़ा बयान आया है। रामगढ़ जिले के अरगड्डा इलाके में अवैध कोयला खनन हादसे में 4 मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत मामले की जानकारी मिलते ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटनास्थल पहुंचकर मृतक देवा बेदिया, डब्लू बेदिया, किशोर रवानी और आशीष घटवार के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। वहीं परिजनों से बातचीत कर घटना की विस्तृत जानकारी लेते हुए उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रामगढ़ में बंद पड़ी खदान में एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसे बचाने गए 4 लोगों की दम घुटने से मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्ट तंत्र और संवेदनहीन व्यवस्था द्वारा की गई सामूहिक हत्या जैसी प्रतीत होती है। जब बंद खदानों की घेराबंदी करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और लोगों की आवाजाही रोकना जिला प्रशासन और सीसीएल की सीधी जिम्मेदारी है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार राज्य में हो रहे अवैध खनन कारोबार में सीएम हाउस की सीधी भूमिका है। कोई भी अवैध कारोबार हो उससे हो रही कमाई का 75% हिस्सा मुख्यमंत्री को जाता है। शेष 25% में दलाल, बिचौलिए, पुलिस प्रशासन और अन्य की हिस्सेदारी है। लूट के इस खेल में सरकार और प्रशासन तो शामिल है,
वन विभाग की भी मिलीभगत है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा कि सरकार पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराए। दोषियों पर सिर्फ निलंबन का दिखावटी मलहम नहीं बल्कि हत्या जैसी धाराओं में कार्रवाई हो। पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा, सरकारी नौकरी और न्याय सुनिश्चित किया जाए, वरना जनता ये मानने को मजबूर होगी कि झारखंड में गरीब की जान की कीमत अब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मुआवजे की फाइल तक सीमित रह गई है। नए शैक्षणिक स्तर के पहले ही दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पनवेल तालुका के वहाल स्थित जिला परिषद स्कूल का दौरा कर विद्यार्थियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से विद्यार्थियों का उत्साह दोगुना हो गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की और उनका पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ खुलकर संवाद किया तथा शिक्षा, सपनों और भविष्य के लक्ष्यों पर चर्चा की। विद्यार्थियों से भी मुलाकात से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे और अपने विचार साझा किए। राज्य भर में आज से स्कूल शुरू होने के कारण कई स्थानों पर प्रवेशोत्सव का स्वागत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वहाल जिला परिषद स्कूल का दौरा किया। उनकी इस यात्रा से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। गत वर्ष भी मुख्यमंत्री फडणवीस ने पालघर जिले के एक जिला परिषद स्कूल का दौरा कर विद्यार्थियों का स्वागत किया था और उनसे संवाद किया था। इस वर्ष भी उन्होंने स्कूल के पहले दिन विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।